नमस्कार। साउथ एशिया ग्लोबल देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जीडीपी के इस खास प्रोग्राम में बात होती है भारत के अर्थव्यवस्था की, जो किस तरह से सुदृढ़ हो, क्या सरकारों को करना चाहिए और क्या सरकारें कर रही हैं और क्या सरकारें नहीं कर रही हैं। इन सारी बातों पे पिछले एपिसोड में चर्चा हुई है। आज भी हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो वर्तमान सरकार है वो आखिर क्या कर रही है, क्या उसे करना चाहिए, क्या वो कर नहीं पा रही है और इसका कारण क्या है। हालांकि जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी की तरफ से हमारे पास कोई मेहमान नहीं है, लेकिन एक मेहमान हमारे पास जरूर हैं जिनका नाम है चंद्रेश कुमार सिंह जी, जो कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन अर्थशास्त्र पे भी उनकी इतनी ही पकड़ है जितनी एक अर्थशास्त्री की होती है। ये पेशे से एक अध्यापक भी हैं और अर्थशास्त्र के अच्छे ज्ञाता भी हैं। तो कुल मिलाकर के मैं आप इनसे पहले भी रूबरू हो चुके हैं, तो आज एक बार फिर मैं आपसे इनका परिचय करवाऊं। चंद्रेश कुमार सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे कि आखिर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, क्या है, क्या उनको करना चाहिए और क्या वो नहीं कर पा रही हैं। एक विपक्ष में बैठते हुए आपको क्या महसूस होता है कि इस समय ज्यादा जो जरूरत है वो किस बात की है, सरकार को इस समय क्या करना चाहिए और सरकार क्या नहीं कर पा रही है। इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पहला सवाल आपसे यही, चंद्रेश कुमार सिंह जी, कि आखिर इस समय लोगों की अर्थव्यवस्था यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए जो वो नहीं कर रही है। जी नमस्कार। आपने अपने मंच पर हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसे अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है। अर्थव्यवस्था का सीधे संबंध लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में बदलाव लाने से भी है। लेकिन यह सरकार 2014 से लेकर आज तक देखिए तो अडानी अंबानी जैसे कुछ चुनिंदे उद्योगपतियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए तो कार्य कर रही है, लेकिन कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जिससे आम लोगों के जीवन में बदलाव आए। राहुल गांधी जी ने लगातार इस सरकार के प्रत्येक गलत निर्णय को जनता के बीच लेकर गए, सरकार को इंडिकेट किए, सरकार को भी बताने की कोशिश किए कि आप जो ये निर्णय ले रहे हैं यह देश के हित में नहीं है। देश के अर्थशास्त्रियों ने भी सरकार की नीतियों का सहयोग समर्थन नहीं किया। अब इस सरकार की नीतियां कौन बनाता है ये किसी को मालूम नहीं है। जब देश में सरकार की नीतियां संसद में नहीं कारपोरेट हाउस में बनेंगी तो देश में बदलाव नहीं आएगा। आप सोचिए, इस सरकार ने जीएसटी लेकर आया और आज जीएसटी में इस तरह से इन्होंने करारोपण किया कि आम वर्ग, मध्यम जो वर्ग है, आम जो लोग हैं वो कर से दबे हुए हैं, वो महंगाई से दबे हुए हैं। लोगों की नौकरियां लगातार जा रही है। पिछले महीने में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने जो कोरोना काल में नौकरी छोड़े थे, नौकरी गंवाए थे, छोड़े नहीं थे, नौकरी गंवाए थे। पिछले 1-2 महीने में लगभग 15 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। तो ये जो लगातार जीडीपी गिर रहा है, और जीडीपी कोई कोरोना काल में नहीं गिर रहा है, 2014 से लगातार जीडीपी गिर रहा है। जीडीपी के लगातार गिरने का मतलब है कि देश के अंदर गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि 90% परिवारों के आय में कमी हुई है। ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। पिछले 1 महीना में 15 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं, सरकारी आंकड़े बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि भारत में विश्व में सबसे अधिक बेरोजगार रह रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि ये तो रहा कि नहीं कर पा रही है, आखिर सरकार को करना क्या चाहिए इस समय। तत्काल जो परिस्थितियां हैं, तत्कालीन जो परिस्थितियां भारत में बनी हैं,
तो उसमें क्या करना चाहिए हमारी सरकार को जो वो नहीं कर रही है? जी देवेंद्र जी, चंद्र जी, सरकार यदि हमसे पूछेगी तो हम सरकार को जरूर बताएंगे उसे क्या करना चाहिए। हमारे नेता ये लगातार बोलते आए हैं। उन्होंने जब नोटबंदी किया था तब भी हमने कहा था, संसद में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देश के जीडीपी में गिरावट आएगी, देश के जीडीपी में गिरावट आई। जब इन्होंने जीएसटी लेकर आए, राहुल गांधी जी ने पब्लिक स्पीच देकर कहा था कि इस जीएसटी के कारण छोटे कर कारखाने बंद हो जाएंगे, लाखों लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे। लोगों ने हुए। हम लगातार सरकार को बताते आए हैं कि आप जो निर्णय ले रहे हैं वो देश हित में निर्णय नहीं है। और रही बात, हम ये बताएं कि सरकार को क्या करना चाहिए। यदि सरकार सत्ता को चलाने में असमर्थ है, सरकार लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए असमर्थ है, तो वो कुर्सी छोड़े, हम सरकार चलाकर दिखाएंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है और उनके जन्मदिवस को पूरे देश के नौजवान, किसान, मजदूर, विद्यार्थी सब मिलकर बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत शर्मनाक है कि किसी देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिवस बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इन सब विषयों पर गंभीरता पूर्वक सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि यह सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। इस सरकार की नीतियां उद्योगपतियों के हित में बनाए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है, जब जनता के हित में निर्णय नहीं लिए जाएंगे तो जनता को उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप देश के अंदर महंगाई तेजी से बढ़ रहा है, देश में जीडीपी तेजी से गिर रहा है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। ये सब आर्थिक मंदी के संकेत है और भारत आर्थिक मंदी की दिशा में बढ़ रहा है। यदि सरकार ने नहीं चेती, लोगों को सहूलियत नहीं दिया, लोगों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, तो आने वाला फ्यूचर बहुत खतरनाक होने वाला है। इस बात को मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। चंद्र जी, सवाल यह है कि अगर सरकार को यह नहीं दिखता है कि उसे ये चीज करना चाहिए, ये बात तो आप तो बिल्कुल मत कहिए। ना 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 ना, इस बात का मैं विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है? मेरी बात ना तो ना 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 सुनिए। ना ना, नहीं, हाँ, विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है? देखिए, क्या ये मत कहिए, विपक्ष ये मत ईमानदारी से कहिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? देवेंद्र जी, ये बात आप मत कहिए कि सरकार को नहीं लग रहा है। ये सरकार जो भी कर रही है वो होशो हवास में कर रही है, सोच समझ कर रही है। इस सरकार के, देखिए, दो तरह के लोग होते हैं राजनीति में। एक होते हैं जो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं और दूसरे होते हैं जो देश पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो लोग हैं वो इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं। वो इस देश को बनाने पर विचार ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब छोटी सी मैं आपको बात बता रहा हूं। जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश में जमीनों पर कुछ लोगों का अधिकार था। इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक आप विचार करिएगा, श्रोतागण भी इस बात को ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। हमारे देश में जमींदारी व्यवस्था थी और जमीनों पर कुछ लोगों का ही अधिकार था। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून लेकर आई, हमारे संविधान में 9th शेड्यूल का निर्माण किया और उसमें भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन को डाल दिया, जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, क्योंकि उस समय राइट, प्रॉपर्टी का जो राइट था वो फंडामेंटल राइट था और एक संवैधानिक विवाद भी चल रहा था कि फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट होगा नहीं होगा, तमाम बातें। लेकिन फिर भी हमने संविधान में जगह बनाकर संपत्ति का विकेंद्रीकरण किया और भूमिहीनों तक भूमि पहुंचाने का काम किया। हमने एक बड़ा रिस्क लिया। इस देश के जमींदार हमारे विरुद्ध जा सकते थे, लेकिन हमारे अंदर इच्छा शक्ति थी कि देश के गरीबों को जमीन का अधिकार मिलना चाहिए, हमने दिया। सुन लीजिए, लेकिन यह सरकार संपत्ति का केंद्रीकरण कर रही है। 70 सालों में जिन संपत्तियों को इस देश के नौजवानों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने बनाए, उन संपत्तियों को अपने चुन उद्योगपतियों को देकर, चुनिंदा उद्योगपतियों को सौंपकर देश में संपत्ति का केंद्रीकरण करने का कार्य कर रही है। ये सरकार की नीति है। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा की नीतियों में। इस पर देश की जनता को विचार करना चाहिए। चलिए ठीक है, इस पे विचार करना चाहिए और विचार तो विपक्ष को भी करना चाहिए कि किस तरह से अंकुश लगाया जाए सरकार पर कि वो अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करने में लगे और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। लेकिन सवाल यह नहीं है, इस समय सवाल यह है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो महंगाई की दवाई अगर सरकार के पास नहीं है तो क्या विपक्ष के पास है क्या? सवाल है। अगर सवाल महंगाई की दवाई विपक्ष के पास हो
तो बताए देवेंद्र जी। जी, राजनीति की परिभाषा ही होती है कि जी। हमारे समाज में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, इसका जी। संबंध सीधे राजनीति से है। और जी। राजनीति समाज सेवा के भी रूप में हम देखते हैं राजनीति को। तो जी। हम जो राजनीति कर रहे हैं, हम लगातार ये सरकार को बता रहे हैं, संसद हो या सड़क पर, चाहे वो चुनावी सभा हो या कोई पार्टी की सभा हो, पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रही है लगातार कि सरकार की जी। ये नीतियां गलत हैं और ये होना चाहिए। हम जी। चूंकि कांग्रेस के लोगों ने अपने खून और पसीने से इस देश को बनाया है, सींचा है, हमने जी। बलिदानी दिया है इस देश के लिए, तब ये जी। देश खड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे हैं कि हम सर, भाजपा की तरह तो आंदोलन क्या करें, आप समझते हम हैं कि ट्रेन प्रेस फूंक दें कॉन्फ्रेंस भाजपा की करके तरह, आप एक अपनी मिनट, जिम्मेदारी को हम भाजपा की तरह पूर्ण ट्रेन कर लिए? फूंक दें, नहीं नहीं, हम क्या बसें सोचते जला हैं आप दें, लोग? नहीं नहीं, क्या हम सोचते हैं आप लोग? चंद्रेश जी, क्या सोचते हैं? क्या सोचती है कांग्रेस कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जिम्मेदारी को इतिश्री कर ली, देखिए, वही उसकी देखिए, जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? लोकतांत्रिक ऐसा नहीं तरीके होना से चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकतांत्रिक प्रबुद्ध तरीके वर्गों से के लिए है, हम लेकिन अपनी आम आवाज जनमानस को, में जाइए, मैं बता रहा आम हूं। जनमानस में जाइए, क्या वो जिम्मेदारी नहीं है? लोगों को बताना ये जिम्मेदारी नहीं है? ये तो आप अपनी पार्टी के उत्थान के लिए भी कर सकते हैं, जन जागरूकता ऐसा ला है, सकते हैं जी। कांग्रेस तो फिर बैठे पार्टी हुए के क्यों हैं? कार्यकर्ता एसी कमरे में बैठ लगातार, के ट्वीट कर देना, ना ना एसी ना ना, कमरे में बैठ करके ट्वीट कर देना और आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना, ये तो जिम्मेदारी नहीं हुई अपनी। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी। जी, लगातार हम जनता के बीच हैं। अभी जी। प्रियंका गांधी जी के निर्देशन पर उत्तर प्रदेश में जी। प्रशिक्षण शिविर लगाकर लाखों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें जी। भारत की संस्कृति, भारत के मूल्य, भारत के दर्शन के बारे में बताया गया है। चुनिंदा जो वर्तमान में मुद्दे हैं उन बारे में बताया गया है। हमारे जी। प्रशिक्षित कार्यकर्ता लगातार गांव में, बाजार में, सड़क पर जा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 12,000 किलोमीटर की यात्रा निकालकर जनता के मुद्दों को सड़क पर, सड़क के माध्यम से जनता के बीच जाकर हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। हम जो भी कर रहे हैं और करेंगे, देवेंद्र जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही करेंगे। हम भाजपा के लोग नहीं हैं। भाजपा के लोग ट्रेन फूंक कर, बस जलाकर, सड़कों को जाम करके अपनी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं। हम देश बनाएंगे और देश बनाते हुए अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। जनता के जी। बीच भी हम जा रहे हैं। निर्णय लेना जनता का काम है। जी, जनता जो सवाल निर्णय आप लेगी वो आपकी सब निर्णय आपका स्वीकार्य जवाब है। आपका जवाब हम समझ चुके हैं और आपके जवाब को हमारे दर्शक भी देख करके समझ चुके हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है कि आखिर जब सरकारें अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर पा रही हैं, जब सरकारें अर्थव्यवस्था को लगातार गति नहीं दे पा रही है, ऐसे में विपक्ष की क्या भूमिका होगी? क्या एसी कमरे से बैठ करके ट्वीट कर देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, इससे विपक्ष की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या वो जागरूकता लोगों में नहीं लानी चाहिए? और वो जागरूकता किस तरह से लानी चाहिए, इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं हमारे साथ चंद्रेश कुमार सिंह जी, जो कांग्रेस के नेता हैं और एक अध्यापक भी हैं, जो अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के अध्यापक हैं और अर्थशास्त्र को बहुत ही भली भांति समझते हैं। तो अगला सवाल आपसे यही है चंद्रेश जी, कि कहीं ना कहीं ये चीजें आती हैं सामने कि विपक्ष कमजोर है, किसी बात को सही ढंग से जनता के सामने नहीं रख पाता। महंगाई के मुद्दे पर 2014 में आपकी सरकार गिरी थी, लेकिन आज वही महंगाई इस सरकार में, यानी कि बीजेपी के सरकार में है। जनता त्रस्त है, लेकिन वह आपकी तरफ नहीं देख रही है। क्यों? देखिए, ऐसा है कि हम लगातार जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दों पर जनता से बात करते हुए
सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और वास्तव में यह देश इस समय बड़ी समस्या के दौर से गुजर रहा है। देश के नौजवान किसान हताश हैं। कई जगहों से ऐसे भी पिक्चर आए कि लोग गैस सिलेंडर को, उज्ज्वला के तहत जो गैस दिया गया था, उसको काटकर उसमें लकड़ी डालकर खाना बनाने का काम कर रहे हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी लगातार सड़क पर हैं। राहुल गांधी जी ने अभी कहा कि डरो मत, ये जो हाथ है ये हर धर्म में आपको देखने को मिलेगा। हम अकेले लड़ेंगे और जनता जरूर हमें समझेगी, हमारे ऊपर विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को गुमराह करके, जनता को बहका करके, झूठ बोल करके सत्ता को प्राप्त किया है, लेकिन उसका झूठ अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है। देश की जनता जानेगी, समझेगी, विचार करेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच जाकर लोकतंत्र के प्रति और जनता के मुद्दों के प्रति विपक्ष में रहते हुए जनता को जागरूक करना चाहिए, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में हजारों प्रशिक्षण शिविर लगाकर लाखों कार्यकर्ताओं को तैयार किया गया है, और ये कार्यकर्ता सड़क पर जाकर जनता की आवाज बनने के लिए तैयार हो गए हैं, और वो बन रहे हैं। दूसरी बात, अभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 12,000 किलोमीटर बड़े शहरों में और बड़े गांवों में, छोटे शहरों में, नगरों में जाकर यात्रा करने वाली है, और जनता के मुद्दों को जनता के बीच उठाकर सरकार को घेरने का काम करेगी। और इसका समर्थन और सहयोग भी हमें प्राप्त हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि भाजपा ने एक तुष्टीकरण की राजनीति किया है। भारत को, भारत के लोगों को जाति धर्म के आधार पर बांटने का काम किया है, उसे गुमराह करने का काम किया है। हमें समझाने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन हम आपको आशा नहीं, विश्वास दिलाते हैं, हम जरूर कामयाब तो होंगे। क्या मतलब हम आपकी होंगे जब कामयाब सरकार एक आएगी, दिन। आप समझा बुझा लेंगे, सरकार आएगी तो आप किस तरह से अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे? जी। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। पंचवर्षीय योजनाओं का आप इतिहास पढ़ लीजिए। पंचवर्षीय योजनाओं में जो लक्ष्य रखा गया उसको किस हद तक हमने प्राप्त किया, वो देख लीजिए। देश की जनता को, देश के लोगों को मालूम हो जाएगा कि देश को कांग्रेस कहां लेकर जाएगी। जब ये देश आजाद हुआ देवेंद्र जी, तो आप विचार करिए देश में क्या था। उस दौर के जब इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि देश का जो पहला प्रधानमंत्री बना, उसके सामने कितनी बड़ी चुनौतियां थी। ना कहीं कृषि था, किसानी थी, ना रोजगार था। गरीबी और बेरोजगारी के दलदल में फंसे हुए इस राष्ट्र को बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती थी। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ इस राष्ट्र को विश्व पटल पर स्थापित करना एक बड़ी चुनौती थी। और उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्रियों ने देश को आगे बढ़ाने के लिए 1991 में भी, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 1991 में भी एक समस्या आई थी। देश की अर्थव्यवस्था डगमगाई थी। उस समय मनमोहन राव कमेटी स्टेब्लिश हुई और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाकर हमने देश को समस्याओं से बाहर निकालने का काम किया है। हम फिर इस मुद्दे पे आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जीडीपी के इस खास प्रोग्राम में चर्चा हो रही है कि अगर सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं ला पा रही है, अगर सरकार अर्थव्यवस्था को गति नहीं दे पा रही है, तो विपक्ष आखिर क्यों सोया पड़ा है? विपक्ष को आखिर क्या करना चाहिए? तमाम काम गिनाए हैं चंद्रेश जी ने ब्रेक से पहले भी, लेकिन वो बहुत पीछे चले जा रहे हैं, कभी नेहरू जी की तरफ तो कभी कहीं और। लेकिन बहुत पीछे देखने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या किया, वास्तव में आपने किया और भारत को प्रगति के पथ पर आप लाए, ये मानता हूं। वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं, वर्तमान स्थितियां कैसी हैं, उसमें एक तो आपको अपने पार्टी को खड़ा करना है। दूसरा, अगर जो अपेक्षाएं बीजेपी सरकार से हैं, अगर वो पूरा नहीं कर पाती है, नहीं कर पा रही है, तो उसे आप कैसे पूरा करेंगे? ये जब आप जनता को विश्वास दिलाएंगे, प्रबुद्ध वर्ग को विश्वास दिलाएंगे,
तभी आप पुनः सत्ता में आ सकते हैं। इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, वहां भी बीजेपी की सरकार है और वहां भी आप कसरत कर रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा लेकर के आएंगे आप जिससे जनता को विश्वास होगा और बीजेपी से दुराव होगा, तभी तो आप जीत पाएंगे। तो क्या ऐसी दवाई की पुड़िया आप पिलाएंगे लोगों को? क्या सब्जबाग आप दिखाने वाले हैं जो बीजेपी नहीं दिखाएगी? और उस सब्जबाग को क्या आप पूरा भी करेंगे, यह बात की बात है, लेकिन पहले आप दिखाएंगे तो, पहले उस सब्जबाग पे लोगों को विश्वास तो हो। क्या है वो सब्जबाग, क्या है वो दवाई की पुड़िया जिससे जीडीपी सही हो जाए? जी चंद्र जी। देवेंद्र जी, आप जैसा कि आप जानते भी हैं, मैं पेशे से शिक्षक हूं और मैं रेगुलर नौजवानों के बीच रहता हूं। उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, हर जगह आप चले जाइए, केंद्र सरकार की नीतियों के कारण हर जगह के नौजवान और किसान परेशान हैं, देश की महिलाएं परेशान हैं। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि पिछले 7 सालों में इस देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखा जा रहा है। यानी पिछले, मेरे कहने का मतलब है पिछले 70 सालों में इस समय जो 7 साल, पिछला 7 साल है, उसमें पिछले 70 सालों की तुलना में देखा जाए तो बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। बात तो गरीबी देश में बढ़ी है। आप बेरोजगारी दर बता रहे हैं, उस बेरोजगारी को दूर करने के आपके पास उपाय क्या है? लोगों के बीच जब आप जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे तो आप क्या बताएंगे कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन उसका कुछ प्लान भी होना चाहिए। उसका प्लान आपको ये बताइए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मनमोहन सिंह जी की सरकार, मैं बहुत पीछे उदाहरण ले जाकर आपको नहीं दे रहा हूं, मनमोहन सिंह जी के सरकार में भारत में जाइए ना, फ्लैशबैक में जाने की जरूरत नहीं है। आप जब इस समय 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको जाना है, प्रियंका गांधी जी दौरे पे दौरा कर रही हैं, बेरोजगारी आप कह रहे हैं कि हम दूर करेंगे, बेरोजगारी आप दूर करेंगे, चलिए हम मान लेते हैं कि आप बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन नहीं, हमने देवेंद्र जी किया है, हमने किया है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 20 करोड़ 10 साल की उनकी सरकार में हमने 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालकर लेकर आए, और पिछले 7 साल में मोदी सरकार में 15 करोड़ लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। इस अंतर को हमें जनता के बीच बताना भी, और हम लगातार बता रहे हैं। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, हम गरीबी बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, हम शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। ये सरकार जुमले पर चुनाव लड़ती है, सांप्रदायिकता पर चुनाव लड़ती है, जाति के नाम पर चुनाव लड़ती है, और हम सांप्रदायिकता, हम बांटने वाली राजनीति नहीं करेंगे। देवेंद्र जी, ये बात जान लीजिए। चंद्रेश जी, हम इस बात को मान रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी, लेकिन ऐसा क्या जादुई छड़ी आप घुमाएंगे सरकार में आने के बाद हम छुड़ाएंगे, बेरोजगारी दूर हो जाएगी? चलिए हमारी सरकार को छोड़िए, मैं एक इकोनॉमिक नीति आपको बता देता हूं। मैं अभी मुझे ये जिम्मेदारी, वित्त मंत्री आज कह दे वो कुर्सी छोड़े, मैं कुर्सी संभालता हूं, वो कुर्सी छोड़े, चंद्रेश सिंह को कुर्सी दे, एक महीना में मैं खत्म कर दूंगा। मैं बताता हूँ, आप सुन लीजिए सर, छोड़ दीजिए ना, मैं वही बता रहा हूँ। छोड़ दीजिए, जब आप एक शास्त्री के नाते बता रहे हैं तो कुर्सी की बात छोड़ दीजिए, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते तो मैं बता रहा हूँ, पहला दायित्व सरकार को क्या है? पहला दायित्व सरकार को, सरकार अपने जीएसटी पॉलिसी में चेंजेस लाए, और इस वक्त आवश्यकता है, देश के अंदर महंगाई तेजी से बढ़ा है। इस समय सरकार यदि जीएसटी कम करती है तो वस्तु और सेवाओं की जो कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी। वस्तु और सेवाओं की कीमतों के कम होने से बाजार में उनकी मांग बढ़ जाएगी, बाजार में वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ने से उत्पादन शुरू हो जाएगा, उत्पादन के शुरू होने से रोजगार क्रिएट होंगे, और रोजगार क्रिएट होगा तो आम आदमी के हाथ में पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, एक इकोनॉमिक्स थ्योरी होती है, इकोनॉमिक्स फार्मूला है। तो लोग कंजप्शन करेंगे, कंजप्शन बढ़ेगा तो फिर रिसाइकल होगा चीजें,
और सबसे बड़ा जो चीज होगा, जब इनकम होगा तो कंजप्शन, क्योंकि महंगाई जब कम रहेगी तो कंजप्शन के बाद सेविंग बढ़ेगा। जो सेविंग लोगों का बढ़ेगा वो बैंकों में जमा होगा। जब बैंकों में पैसा जमा होगा तो बैंकों को ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी और इससे अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट होगा। इतनी सी बात सरकार को नहीं आती? सरकार क्यों नहीं जीएसटी कम कर रही है? सरकार, आप भी जानते हैं कि डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो दूसरे वस्तुओं और सेवाओं की भी कीमतें बढ़ेंगी। डीजल पेट्रोल की कीमतें सरकार कम क्यों नहीं कर रही है? आखिर ये सरकार कर क्या रही है? हम बता रहे हैं सरकार क्या कर रही है। इस सरकार ने क्रोनिक कैपिटलाइजेशन के तहत देश की संपत्ति का केंद्रीकरण कर रही है। चंद उद्योगपतियों के माध्यम से पूरे देश की अर्थव्यवस्था उनके हाथ में डालकर भारत के लोगों को कमजोर कर रही है, ताकि आसानी से भारत पर कब्जा किया जा सके। और आपको मैं बता रहा हूं देवेंद्र जी, तात्पर्य है चंद्रेश जी, हाँ, मेरे कहने जो का आपके तात्पर्य नेता कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी को, जी, जो आपके नेता कहते हैं उसे आप सरकार में आने के बाद हटाएंगे, जिससे कि मैंने क्या कहा आप नहीं सुना। मैं रिड्यूसिंग इन जीएसटी की बात कर रहा हूं। जो ये बब्बर शेर का जो आवरण बढ़ा हुआ है उसको कम करने की बात है। और मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं, आप कुछ समय के लिए जीएसटी रिड्यूस करिए, कम करिए, अभी अर्थव्यवस्था में गति आ जाएगी। अभी फिलहाल अर्थव्यवस्था में मैंने बताया तो आपको रोजगार उत्पन्न करने का तरीका। जी, आप हमसे पूछिए ना। हम लोग देखिए, हम भीख मांग कर नहीं खाते हैं। मैं राजनीति भी करता हूं देवेंद्र जी, तो मैं 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे डेली काम करता हूं और मैं जो मेहनत से कमाता हूं उससे मेरा घर चलता है। राजनीति से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का घर नहीं चलता है, चंदा से भाजपा के लोगों का घर चलता होगा। इसलिए वो कमाने का अर्थ नहीं जानते। जो चंदा से जीवन यापन करते वो कमाने का अर्थ क्या जानते? कमाने का अर्थ मैं जानता हूं। हमारे पास नहीं, दुनिया के अंदर ऐसे तमाम हमारे महान अर्थशास्त्रियों ने, शिक्षाविदों ने, नीति विशेषज्ञों ने ऐसी नीतियां बनाए हैं। आप इतिहास पढ़िए। आप कह रहे थे आप इतिहास में क्यों जाते हैं? देवेंद्र जी, इतिहास में जानना इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इतिहास पढ़कर आप समझिए भारत के आर्थिक इतिहास को, कि पूर्व में जब समस्याएं आई तो सरकारों ने क्या नीतियां पालन की। आप उन नीतियों को फिर अनुसरण करके आगे बढ़िए। आपको कौन रोका हुआ है? 1991 में बहुत भयावह स्थिति थी, लेकिन नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह कमेटी आई और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत आज देश को यहां तक लेकर आए। पॉलिसी आप बनाइए। हमने गांव में एक छोटी सी बात, एक छोटी सी और बात सुन लीजिए, एक छोटी सी बात। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर लोग शहर में पलायन कर रहे थे, शहर में जाकर झुग्गियों में रहते थे, अच्छा जीवन यापन नहीं करते थे, बहुत दयनीय स्थिति थी। हमारी सरकार ने मनरेगा लेकर आया और मनरेगा लाकर गांव में उनके घर में उनको नौकरी देने का काम किया। और नरेगा की सबसे बड़ी उपलब्धि देवेंद्र जी ये है कि भारत के गांव से भीख मांगने की परंपरा खत्म हो गई और आज भारत के गरीब गरिमा और सम्मान की जिंदगी भारत के गांव में जी रहे हैं। और जब कोरोना काल में मोदी सरकार के पास कोई संसाधन नहीं था, कोई स्रोत नहीं था, तो वही मनरेगा ने उनको शाबाशी देने का भी उन्होंने काम किया और मनरेगा का डब्बा बजाने का भी काम किया हमने। ठीक है, ये सारी स्थितियां सही हैं, लेकिन स्थिति ये भी है कि आखिर जो मनरेगा अभी है, मनरेगा को बंद नहीं किया गया है, सारी स्थितियां चल रही हैं, फिर भी अर्थव्यवस्था पीछे जा रही है। आप हमने बात बार बार कह रहे हैं, हमने पंचवर्षीय योजना बनाया था जिसमें हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लक्ष्य रखते थे। ये पूछना चाहते हैं कि बस अगर जो जीएसटी को आप करके बस रिड्यूस कर देंगे उससे समस्याएं हल हो जाएंगी? सिर्फ एक काम करने से समस्याएं हल हो जाएंगी? नहीं, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ना। देखिए देवेंद्र जी, आप नहीं समझ रहे हैं प्रॉब्लम कहाँ है। आप समझिए प्रॉब्लम कहाँ है, आप समझिए। जब से ये सरकार सत्ता में आई है लगातार संपत्ति का केंद्रीकरण कर रही है, संसाधन कुछ चुनिंदे लोगों के हाथ में जा रहा है, तो उसका दुष्प्रभाव देश की जनता के ऊपर पड़ेगा। दूसरी बात, 2014 से लेकर अभी तक स्विस बैंक का रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है उसका, कि भारतीयों का स्विस बैंक में काला धन दोगुना हो गया है।
और यह सरकार अब काले धन के मामले पर बोलने से कतरा रही है। प्रधानमंत्री के जुबान में जू भी नहीं रेंग रहा है, अब काला धन का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि काला धन इनकी सरकार में दूना हो गया। और आती है ना सर, आपको मैं बताऊं, जनता का जो पैसा है, मैं बता रहा हूं, जनता का जो पैसा है तो दूना हुआ है। आपको समस्या देखिए कहाँ है देवेंद्र जी समझिए, जो पैसा में था तो आपकी सरकार भी थी, तो वहां तो आप भी दूध के धुले नहीं हुए ना। जब नहीं, लेकिन समझिए बात को, इस सरकार ने आरोप लगाया जी काला धन इतना है, इतना है, इतना है, इनका है, उनका है। पिछले 7 साल में ये 1 भी रुपया काला धन वापस नहीं ला पाए, और उसके कंपैरिजन में देखें तो स्विस बैंक में काला धन भारतीयों का दूना हो गया। देश के उद्योगपति इनकी सरकार में लगातार देश छोड़कर भाग रहे हैं, अपने चुनिंदा उद्योगपतियों के ऋण को ये लगातार माफ कर रहे हैं। तो जो देश के नागरिक का पैसा है, वो तो पैसा ये चंद उद्योगपतियों के हाथ में दे दिए, तो नागरिक के पास पैसा रहेगा नहीं तो डिमांड कहां से आएगा, डिमांड नहीं आएगा तो प्रोडक्शन कहां से होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट कहां से जनरेट होंगे। इस सरकार की मंशा में दोष है। मतलब यह है कि देखिए, भारत कमजोर नहीं हो रहा है। सुनिए देवेंद्र, बैंक से काला धन आप लाएंगे जी, स्विस बैंक से काला धन आप लेकर के आएंगे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगर जो बीजेपी की सरकार काला धन लेकर के नहीं आ पाई, अपने जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया, तो उसे आप पूरा करेंगे? क्या काला धन, आप ये कहना चाह रहे हैं कि काला धन आएगा? मेरी सरकार की नीति स्पष्ट है। मेरी सरकार ने, मेरे पार्टी के नेता लगातार ये बात कह रहे हैं। हमने तो ये भी कहा है कि बीपीएल परिवारों के खाते में 70,000 रुपया प्रति वर्ष डालने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि देश की जनता के हाथों में पैसा डालिए, पैसा डालिए, पैसा डालिए, लेकिन मोदी सरकार अडानी और अंबानी के हाथ में पैसा डाल रही है। देश के पास संसाधन और पैसे की कमी नहीं है, देश के पास संसाधन और पैसे की कमी नहीं है। जो आम आदमी का पैसा है, जो गरीबों का पैसा है, उस पैसे का उपयोग भारतीय, सुन लीजिए, उस पैसे का उपयोग भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यालय बनाने में कर रही है। उस पैसे का उपयोग भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कार्यालय बनवाने में कर रही है। उस पैसे का उपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने चुनिंदे उद्योगपतियों के ऋण माफ करने में कर रही है। उस पैसे का उपयोग प्रधानमंत्री चुनाव में कर रहे हैं। भारत इसलिए कमजोर हो रहा है। भारत को कमजोर करने का साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और आरएसएस के द्वारा लगातार किया जा रहा है। भारत के पास संसाधनों का कमी नहीं है। इससे बड़ी बड़ी समस्याएं इस देश में आई हुई हैं, लेकिन इस देश ने कभी हिला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की गलत नीतियों ने इस देश के लोगों के जीवन को अधर में डालने का काम किया है। हम फिर इस मुद्दे पे आपसे चर्चा करेंगे और अगले एपिसोड में। फिलहाल घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब हम इस चर्चा को यहीं विराम दें। तो आज के लिए जीडीपी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।